नमस्ते। ट्रिपल IM के एग्जिमप्रेन्योर के शो के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं एक नए एक्सपोर्टर जिनका नाम है किशन अटल, जो है जयपुर से। जयपुर के पास में समध करके एक छोटी सी जगह है, वहाँ से आए हैं और ये हमारे जयपुर के ट्रिपल IM की वहाँ पे पढ़ाई की है। हम किशन से जानेंगे कि वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे आगे आए, कैसे एक्सपोर्टर बने, कहाँ से इन्होंने इतना हौसला पाया एक्सपोर्टर बनने का और क्या क्या चैलेंजेस आई, ये हम किशन से जानेंगे। किशन, वेलकम टू आवर शो। ओके, थैंक यू। और आप हमें बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या पढ़े हो? मैं बीकॉम और एमकॉम कर रखी है। तो बीकॉम और एमकॉम के हिसाब से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं या तो मैं सीए में जाऊंगा, और जब मुझे लगा कि जब सीए मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय सीए का बहुत बड़ा बूम था, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ठीक नहीं था कि मुझे सीए करना चाहिए, और उस समय टिपिकल भी था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस की हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय बिजनेस नहीं कर पाया। मैंने बीकॉम किया जयपुर यूनिवर्सिटी से, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया। उसके बाद में मैं यहीं जयपुर में रह के मैंने 1 से 2-3 जगह मैंने जॉब की, प्राइवेट जॉब। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे या तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या अदरवाइज़ मुझे कोई बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस का मेरे फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं था कि मुझे बिज़नेस किया जाए, क्योंकि फैमिली में कोई भी बिज़नेस नहीं करता था। फिर मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट किया। इसी दौरान मुझे एक मेरे फ्रेंड से मुलाकात हुई जिनकी फैमिली बैकग्राउंड स्टोन में ऑलरेडी से बिजनेस करती थी। किसमें? स्टोन में, एमराल्ड, स्टोन्स, जेम्स एंड स्टोन्स जो आते हैं जयपुर में, बहुत ज्वेलरी में आते हैं। यस। तो उनकी फैमिली इसमें करती थी, तो मुझे उसने पूरी बात समझाई कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उस समय बहुत टिपिकल लगा कि शायद ये मेरे लिए मतलब थोड़ा मुश्किल है, और वो इसलिए लगा कि फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था। और काफ़ी कोशिश के बाद उन्होंने मुझे कहा कि काम करते हैं कि हम एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं। हमने जयपुर में एक कोचिंग थी, वहाँ हमने ज्वाइन किया। और किस चीज़ के लिए ज्वाइन किया आपने? बिजनेस के लिए। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस के लिए किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए आपने जयपुर में कोचिंग ली? ओके। तो वहाँ हमने कोचिंग हमने 2-3 हफ्ते तक कोचिंग की। कोचिंग करने के बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल की कमी है। प्रैक्टिकल कमी से हमें थ्योरेटिकल तो बहुत पढ़ाया गया, लेकिन मुझे लगा कि अगर हमें मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो हमें प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम उसी बेस पे 5 to 6 मंथ तैयारी करते रहे, सीखते रहे। लेकिन फिर भी हमें लगा कि जब हम रियल में हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया, हमने बहुत से मेल पे हमने रिप्लाई किया, बातचीत की, बहुत कुछ किया। इसके बाद भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो हमें लगा कि शायद हमारे लिए इतना मुश्किल है तो हम नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े नाराज़ हो गए, थोड़े हिम्मत हार चुके जी। तो ऐसे ही मैं फेसबुक चलाता था, तो उसमें देखा कि ट्रिपल IM का एक पूरी उसमें डाल रखी थी अपनी पेज। मैंने उस पर कॉल किया, कांटेक्ट करने पर बात हुई। तो जयपुर में ट्रिपल IM पे मेरी बात हुई अजय सर से। उनसे बात होने के बाद मैं वहाँ गया, उनसे बात हुई। तो मैंने कहा सर, मैं यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले मुझे चाहे 1 घंटे का डेमो चाहिए, लेकिन मुझे डेमो लेना पड़ेगा। सर ने कहा सर डेमो यहाँ अलाउ नहीं होता, नहीं हम डेमो देते हैं। मैंने कहा सर किस चीज़ का डेमो? मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वापस से करना चाह रहा था। 6 मंथ तक मैंने वहाँ किया। हाँ, आपने दूसरे इंस्टीट्यूट में किया, पर आपको 5-6 महीने लगे। हाँ जी, 5-6 महीने लगे। जब मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा जयपुर में आपको थोड़ा सा डेमो चाहिए था। जयपुर में क्या वो क्या किस चीज़ का डेमो चाहिए था आपको? मुझे क्लास जो चल रही है वो प्रैक्टिकल तौर पे चल रही है, ये यहाँ भी थ्योरेटिकल है। अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं कि नहीं है, इसलिए आपको डेमो चाहिए था। तो मैं ट्रिपल IM में आया, वहाँ पे सर ने मेरी बात मानी कि ठीक है मैं आपको 1 घंटे का डेमो देता हूँ। और वो भी मुझे इसलिए दिया गया कि मैं कहीं और कोचिंग कर रखा था और मुझे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना था, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिकल ही होता है, थ्योरेटिकल एक अलग पार्ट हो जाता है। फिर वहाँ मैंने 1 घंटे डेमो लिया, तो मुझे वहाँ पे लगा कि रियली में ट्रिपल IM में कुछ स्पेशल और अलग होता है, जिससे कि हर एक्सपोर्टर यहाँ से निकल सकता है। ओहो, तो आपने जो पहले पढ़ा, तो उसके बाद आप 5-6 महीने जूझ रहे थे करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। फिर आप ट्रिपल IM में गए। ट्रिपल IM में पहले तो अजय सर ने बताया कि नहीं, ये नहीं हो सकता प्रैक्टिकल का डेमो, पर फिर आपको स्पेशल केस समझ के उन्होंने आपकी हेल्प की, मदद किया, और आपने वहाँ प्रैक्टिकल सेशन अटेंड किया, 1 घंटे का डेमो सेशन अटेंड किया।
फिर आपको लगा कि नहीं अभी आपको ज्वाइन करना चाहिए, ट्रिपल IM में से बनते हैं एक्सपोर्टर्स। ओके, वेरी गुड, मैं खुश हूँ इस बात से। थैंक यू किशन। और इसके बाद फिर मैंने 1 घंटे का वहाँ डेमो लिया, मुझे लगा कि अब यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। मैं ऑलरेडी वहाँ पे 15,000 ऑलरेडी दे चुका था, तो मुझे लगा कि अब मुझे वापस से ज्वाइन करना है क्योंकि मुझे बिज़नेस करना था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे 17,500 की यहाँ फ़ी थी, मैंने वो पेमेंट की और मैं 28 अक्टूबर मेरा बैच था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। ओहो, अभी 1 साल हो गया। हाँ, मुझे 1 ईयर हो गया। और ज्वाइन करने के बाद में मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कॉमन सब चीज़ें पता थी, हाँ। और कुछ चीज़ ऐसी थी जो मेरे लिए बिल्कुल ही नई थी, कि हमें जो चीज़ पढ़ाई नहीं गई है या फिर वो प्रैक्टिकल ही नहीं था। तो हमने वो कोशिश की, फिर वहाँ पढ़ाई, मतलब वहाँ जितनी भी हमने क्लासेस ली उनको घर पे जाके हम रिपीट करते थे, प्रैक्टिकली तौर पे करते थे, लैपटॉप से किया, बहुत कोशिश की। जैसे जैसे ट्रिपल IM ने हमें बताया है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज वहाँ से मिली, और उस नॉलेज के सहारे मैंने एम्बेसी से, मैंने अपेडा से, EPC से, वहाँ पे हर जगह मुझे मेल करना स्टार्ट कर दिया। मुझे वहाँ से एक नई उम्मीद मिली कि अब मुझे शायद एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन अब जब मैंने उस फर्स्ट टाइम कोचिंग की और 5-6 मंथ बाद मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे कहीं और फिर से गवर्नमेंट में चला जाना चाहिए और मुझे वो चीज़ तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मुझे जब मैं ज्वाइन किया, क्लासेस ली वहाँ पे, तो मुझे लगा अब ठीक है मेरे लिए कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। दोबारा से फिर से एक हिम्मत आई और उम्मीद आई, फिर मैंने वही सब कुछ प्रोसेस दोबारा से फॉलो किया। ओके। हमने ट्रेड इंडिया वगैरह यहाँ पे भी हमने अपनी वो ली। आपने ये सारा कुछ किया तो आपको एक और हिम्मत आ गई। फिर आपके मित्र भी आपके साथ थे, क्या आप अकेले थे? नहीं, मैं अकेला ही था। अच्छा। और आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको पूछूं कि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और वो चल बसे, तो आपके जो बड़े भैया हैं उनकी जगह पे उनको वो जॉब मिल गई। तो उनके सबसे बड़े जो भैया हैं वो अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इनके जो दूसरे बड़े भैया हैं वो एक वकील हैं। तो घर पे कहीं बिजनेस का माहौल नहीं है। बिल्कुल। तो आपको एनकरेजमेंट, आपने भी जॉब कर रखी है, आपने बोला कि आपने MCOM पढ़ा है, फिर आप जॉब कर रहे थे, तो आपने भी जॉब कर रखी है, फिर बिजनेस करने कैसे पहुंच गए? बिज़नेस का मैम वही चीज़ कि मैं जब गवर्नमेंट में तैयारी करने की कोशिश कर रहा था, मेरे फ्रेंड से मुलाकात हुई, उनकी फैमिली पूरी बिज़नेस करती थी स्टोन में, ज्वेलरी में, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये कर सकते हैं। तो मैंने फिर इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से होता है, ये चीज़ ठीक भी है नहीं, क्योंकि रिसर्च करना चालू किया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हर एक इंसान को अपनी प्रोडक्ट का रिसर्च ज़रूर करना है, ये कैसे काम करता है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, ये प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ हम ट्रिपल IM में सिखाते भी हैं और हमारे हर एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर रिसर्च करके ही एक्सपोर्टर बने हैं। फिर इसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सब कुछ कंप्लीट हुआ, मैं वापस से इसमें लग गया, मेरा प्रोडक्ट में लग गया। मैंने प्रोडक्ट चूज़ किया था, एक तो राइस किया था, टी किया था और स्पाइसेस किया था, लेकिन जो मेरा राइस, टी और स्पाइसेस। अच्छा। और जो मेरा फोकस था वो राइस पे था कि मुझे राइस करना है स्टार्टिंग में, और मैंने जो जितनी भी मेल डाली थी वो सभी राइस के रिगार्डिंग डाली थी, जिसमें टी और स्पाइसेस तो बाद में डालना स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद भी आप हिम्मत जुटा के बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो फील्ड है वो इतनी अच्छी फील्ड है, फ्लैक्सिबल फील्ड है कि आप जॉब के साथ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप जॉब के बाद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। किशन तो हमारे घर में, उनके घर में छोटे हैं, इसलिए उनको ये सारे मौके मिल चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिम्मेवारियाँ, सोशल जिम्मेवारी ऐसी होती हैं, तो आप जॉब के साथ भी जो टाइम मिले उसमें भी आप बिजनेस का रिसर्च कर सकते हैं। अब किशन जो हमारे हैं वो बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, BCom किया, MBA किया, ITI किया। किस में ITI किया? इलेक्ट्रिशियन में ITI किया। फिर आपने कुछ और भी पढ़े हैं? इसके बाद फिर मैं जॉब के बाद में फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब में आ गया। गवर्नमेंट जॉब में चले गए। देखो,
गवर्नमेंट जॉब में क्या था, कौन से डिपार्टमेंट में? डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की जॉब थी। और वो फिर वो बहुत से इश्यूज हुए इसके रिगार्डिंग, फिर वो ड्रॉप हो गया और छोड़ दी गवर्नमेंट जॉब भी किशन ने छोड़ दी और सारा नौकरी वोकरी सब छोड़ के आ गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मुझे आपने प्रोडक्ट जो चुनी थी 3 प्रोडक्ट, उसके आपने इंडियन एम्बेसी में ईमेल भेजी? जी अच्छा, मैंने एम्बेसी में भेजी, मैंने ईपीसी को भेजी। ईपीसी को? आपकी ईपीसी कौन सी है? मेरा अपेडा। अपेडा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होती है, इन्होंने अपेडा में रजिस्टर किया है और अपेडा से भी आपको लिस्ट मिला? यस मैम, आपको बायर्स के लिस्ट मिले सब जगह से? में भी बहुत से बायर्स होते हैं जो बहुत पहले के वो होते हैं, लेकिन उन पे अगर आप मेल करते हैं तो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि राइस तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। राइस खत्म, ये सही बात है, ये हमेशा खाने वाली चीज़ है। तो जो 2011 में ले रहा था वो अभी भी ले रहा होगा अगर बिजनेस कर रहा है। अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने उन लोगों को मेल किया कि चलो इनको किसी न किसी का मेल आता है तो हम इससे बातचीत करते हैं। तो काफ़ी समय तक मेरे पास। आपने राइस का रिसर्च किया था? यस मैम, मैंने राइस का रिसर्च किया। मैं राइस के लिए करनाल गया, पंजाब गया और मैं यहाँ हरियाणा आया। जब मैं यहाँ पे एक B2B कंपनी है, उस B2B कंपनी में आया था दिल्ली के अंदर। जयपुर में भी उसकी ब्रांच थी लेकिन वहाँ नहीं किया। फिर मैंने जयपुर दिल्ली में आया, दिल्ली में वहाँ ज्वाइन किया। उसी समय फिर मैं हरियाणा में गया और करनाल पंजाब यहाँ जा के मैंने विजिट किया मेल की। वहाँ जाके पता किया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिए, उनसे बातचीत की, क्या उनका किस तरीके का होता है, वो सब चीज़ें मैंने प्रोसेस फॉलो किया कि किस बेस पे वो वर्क करते हैं, क्या पेमेंट टर्म्स होता है, किस तरह की डिलीवरी करते हैं, वो FOR रेट किस रेट पे देते हैं। तो वो सारी चीज़ मैंने वहाँ जाके पता करनी पड़ी। और जब मैंने उनसे क्लेरिफिकेशन हुआ कि चलो ठीक है अपने सप्लायर तो फिक्स है, और उसके बाद में फिर मुझे बायर पे लग गया कि मुझे बायर चाहिए होगा। अब मैं पूरे प्रॉपर तरीके से, माइंड बहुत डिस्टर्ब था कि काफ़ी समय से बायर नहीं आ रहा था, डिमोटिवेट होता जा रहा था, डिमोटिवेट होते जा रहे थे, बायर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, अच्छी बात है। और जो बायर मिल भी रहे थे मुझे, तो उनका पेमेंट टर्म्स और डिलीवरी टर्म्स कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा था। पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स मैच नहीं कर रहे थे, तो आपके दिमाग में बैठ नहीं रहे जी थे। मैम, उनका ये था कि मैं स्टार्टिंग ही DA पे करूँ, क्रेडिट पे करूँ, जबकि हमें ट्रिपल में सिखाया गया कि आप जब कुछ कर लो, जब अपने पास जब रिस्क को भरने के लिए अगर कंटिजेंसी हो तो आप रिस्क लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप इसको आपको 100% या तो LC पे कीजिए या फिर आप एडवांस पे कीजिए या LC पे कीजिए। तो काफ़ी बायर मेरे पास आए, काफ़ी दिन तक मैंने उनसे बात की, जो कोई अफ्रीका का, दुबई का, सऊदी अरब का, इंडोनेशिया, तो बहुत सी बात हुई मेरी। तो एक बायर, जब मेरे इस बायर से पहले मैं बताऊं कि मेरे पास एक बायर था, बायर में डोमेस्टिक कर रहा था। डोमेस्टिक में क्या था कि मैं मेज़ का और इन सब का कर रहा था। तो मैंने कहाँ पे बेच रहे थे डोमेस्टिक? डोमेस्टिक में तमिलनाडु बेच रहा था। कहाँ से लेके? करनाल? नहीं, वेस्ट बंगाल से। मेज, हाँ, डोमेस्टिक में मेज की। मेज कौन आप ले रहे थे? मक्कई ले रहे थे? कहाँ से ले रहे थे? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से मक्कई लेके आप तमिलनाडु में बेच रहे थे। ये सारा बिजनेस जो कर रहे हैं किशन, वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। इनके भाई लोग के समझ में नहीं आ रहा था कि इनको बिजनेस क्यों करना है, और पहले इन्होंने चालू किया डोमेस्टिक बिजनेस। कहीं से ट्रेडिंग कर रहे थे, वेस्ट बंगाल से मक्कई ली, मेज़, कॉर्न लेके तमिलनाडु में दे रहे थे। फैमिली बैकग्राउंड में सपोर्ट सब कर रहे थे, लेकिन थोड़ा समझ से दूर थी। फैमिली पूरी सपोर्ट थी कि इसमें कि हाँ बिजनेस कर, मैं जो करना चाहता हूँ। फैमिली ने हमेशा कहा कि जो तू कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। ओके। फिर मैंने राइस का भी डोमेस्टिक में किया, और इसके बाद मैंने ऑनियन में भी डोमेस्टिक में किया, रेड पोटैटो मैंने डोमेस्टिक किया। वेरी गुड। तो इन चीज़ों से फिर थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि अब मुझे और भी कुछ करना चाहिए। अब मैं बायर्स में राइस के ही बायर्स आप ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहा था। तो मेरे पास कैमरून के दुबई से एक बायर था, जो कम से कम 15 दिन तक हमारे बीच में नेगोशिएशन चला। ओह, 15 दिन तक नेगोशिएशन। आपने सैंपल भेजे थे क्या उनको? नहीं, सैंपल के लिए उन्होंने बोला कि आप सैंपल भेजिए। मैंने कहा सर 5 to 7 डेज सिर्फ सैंपल में बेकार हो जाएंगे, तो बेस्ट है कि मैं आपको एक SGS रिपोर्ट देता हूँ, जो सैंपल मेरा है मैं उसकी SGS रिपोर्ट देता हूँ, आप अच्छा, उसकी चेक SGS रिपोर्ट से आप चेक कर लो, वरना 5-6 दिन लग जाएंगे। वो सैंपल और 10-15 दिन आप जवाब दोगे, वो 5-6 दिन तो आपको पहुंचने में 15 डेज तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने कहा कि सर आपको अगर मेरे प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है तो मैं आपको SGS रिपोर्ट देता हूँ,
आप उसको चेक करवाइए, जांच करवाइए कब की है, कैसे है, क्या नहीं। तो उसके बाद अगर आपको फॉल्ट आता है तो फिर वो आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को ऑर्डर, स्टार्टिंग में ऑर्डर दिया उनको 100 टन का, और 100 टन का मुझे ऑर्डर दिया और गया। पेमेंट टर्म और इनको टर्म्स क्या रखी? पेमेंट टर्म्स उसमें रहा था 30% एडवांस, लेकिन वो भी B2B साइट उस पे वेब पे जाएगा, 30% एडवांस और 70% DP पे था। तो ओके, अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। यस मैम। तो वो मेरे पास उसमें आ गया था B2B साइट पर। जब मेरे पास वो वहाँ पे आया तो मुझे इन्फॉर्म हो गया, मैं यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया। मेरा जो सप्लायर था, कौन सी साइट थी ये? B2B ट्रेड इंडिया। ट्रेड इंडिया जी। B2B ट्रेड इंडिया से आपको मिला कैसे ये बायर? ट्रेड इंडिया से? ट्रेड इंडिया से ही मिला था। और ओके, और पेमेंट भी वहीं पे उन्होंने साइट पे ही मंगवा ली, और फिर उन्होंने पेपर्स भेजे, डॉक्यूमेंट्स भेजे। यस मैम। फिर क्या हुआ? सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई, पेमेंट्स आया, तो फिर मुझे बैंक से बातचीत की, सब कुछ कंप्लीट हुआ कि किस तरीके का प्रोसेस आगे हम फॉलो कर सकते हैं। ट्रिपल के भी सर थे, तो मैंने उनसे भी कंप्लीटली बात की, उन्होंने मेरी हेल्प की। और उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट के लिए जब मैं गया तो मैंने उनसे बात की सप्लायर से कि सर मेरी जो कंडीशन है इस तरीके की है, मेरे पास पेमेंट है, ये है, वो सब कुछ किया। तो हमारे बीच में मैंने कहा सर मैं पेमेंट आपको एडवांस नहीं दे सकता। उन्होंने बोला कि हमारा जो एडवांस पेमेंट होता है उसी के बाद हम माल यहाँ से निकालते हैं, अन्यथा नहीं निकालते। मैंने उनको समझाया तरीके से। फिर बाद में मैंने कहा कि सर एक काम कर लेते हैं कि आपके सप्लायर? यस मैम। मैंने मेरे चेक दिए और मैंने कहा कि आप स्टाम्प पर एग्रीमेंट करते हैं कि आपका जैसे माल यहाँ से आप FOR रेट मुझे दे रहे हैं, आप जैसे वहाँ पे माल पहुँचेगा आपको पूरा पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। सप्लायर से ऐसे बात की? तो वो इस बात पे एग्री हो गए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था उस समय, और फंड नहीं था, और 30% एडवांस दिया बायर ने, और बाकी का पेमेंट जो था वो पेमेंट DP पे था, तो सप्लायर को कैसे पे करे? तो ये तरीका है, आप सप्लायर को अग्रीमेंट किया और बोला कि चेक ले लो और जैसा मेरा पेमेंट आएगा आपको हम पेमेंट दे देंगे। सप्लायर मान गया, बहुत अच्छी बात है। और जब सप्लायर माना तो मुझे लगा कि अब शायद सब कुछ प्रोसेस ठीक हो सकता है। मैंने उनको, जब मेरे पास परचेज ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर के बाद मैंने इनको परफॉर्मा इनवॉइस भेजा, और ये सब कुछ भेजने के बाद जब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी थी तो फिर मैंने उनको कंफर्मेशन भी भेज दिया कि ठीक है, हम ये 15 डेज़ के अंदर हम कंप्लीट करके आपको भिजवा देंगे, क्योंकि 5 to 7 डेज़ ये कस्टम क्लियरेंस वगैरह टाइम भी और वहाँ पे पहुँचने के लिए कौन सा पोर्ट आपने? मेरा JNPT था, जवाहरलाल JNPT था। ओके, तो यह JNPT से फिर मेरा गया जेबल अली पोर्ट। जबेल अली, JNPT से जबेल अली पोर्ट आपने भेजा जी। फिर यहाँ से सब कुछ कंप्लीट होकर के ट्रैकिंग करता रहा कि मेरा ट्रक कहाँ पे गया, कहाँ नहीं गया, क्योंकि मैं जब यहाँ से सप्लायर से मेरा जब माल निकल रहा था तो मैंने यहाँ भी इंश्योरेंस करवाया था। मैंने यहाँ इंश्योरेंस करवाया माल। कौन सा इंश्योरेंस करवाया था? ECGC ली थी आपने? ECGC था मेरे पास, और ECGC ली थी इन्होंने। इसके बाद में फिर मैं यहाँ से मेरा जब माल निकल रहा था तो मैंने SGS रिपोर्ट करवा ली थी, सब कुछ कंप्लीट करवा, SGS रिपोर्ट करवा ली थी और ECGC ली। यस मैम। तो ये कंप्लीट होने के बाद में फिर मेरा माल स्टार्ट हो गया और मेरा माल वहाँ पहुँचा। CHS से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी मुझसे लिए, वो सारे प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया। कंप्लीट करने के बाद आखिर में मुझे BL दे दिया गया। ओके, BL देने के बाद मैं BL और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके मैंने बैंक में दिया। बैंक में देने के बाद मेरा पेमेंट रिलीज़ हुआ, और वो पेमेंट से फिर मैंने मेरे सप्लायर को पेमेंट किया, जो मेरा प्रॉफिट था वो मेरे पास आया। और फिर उसके मैं कांटेक्ट करता रहा कि कैसे पेमेंट हो रहा है, आगे का प्रोसेसिंग क्या हो रहा है। तो वो चीज़ हम ट्रैकिंग कर रहे थे ताकि जहाज़ कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, जहाज कहाँ तक पहुँचा उसका ट्रैकिंग कर रहे थे। वेरी गुड। हाँ, तो वो जब वो पहुँच गया तो मैंने उनको इंटीमेट किया कि सर मेरे बैंक के पास उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंच गए थे, तो वो डॉक्यूमेंट लेके उन्होंने वहाँ से ले लिया। अब मेरा जो एग्रीमेंट था वो 100 टन का था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 20 टन का एक कंटेनर भेजा। उन्होंने बोला कि सर ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपसे मैं बिजनेस करूँगा, लेकिन स्टार्टिंग में 20 टन का एक कंटेनर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करना था। मैंने कहा एक कंटेनर भी ठीक है। तो जब वो एक कंटेनर गया, सब कुछ एवरीथिंग उनको ठीक लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपको जल्दी ही मैं आपको कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ। तो क्योंकि USA के अंदर जब कॉल करते हैं तो यहाँ से 1 मिनट का 12 रुपये लगता है। तो हम वॉइस कॉलिंग भी करते थे, व्हाट्सएप पे बातचीत भी करते थे, मेल भी करते थे, कॉलिंग भी करते थे। फिर मैंने उनको कहा सर एनी अपडेट नेक्स्ट के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको बायर ने पेमेंट दे दिया? हाँ, सब कुछ क्लियर, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। पहले बहुत ही
सेफ ट्रेड हुआ हमारा, सबसे बेस्ट हमारे रहा। सब कुछ, हाँ सबसे बेस्ट रहा कि पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स सब कुछ हमारा अच्छे से हो गया। और इससे पहले का एक बायर और मेरे पास आया था जिसमें सब कुछ कंप्लीट हुआ, नेगोशिएशन हुआ, पेमेंट टर्म्स हुआ, सब कुछ होने के बाद में उनका पेमेंट टर्म्स था 100% एडवांस। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने रॉयल फॉरेन एक्सचेंज दुबई से पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में बैंक में पैसा आ गया। पैसा आने के बाद मेरे पास इंटीमेट, मैंने सोचा मेरे बैंक में पैसा आया नहीं है, मैं गया बैंक में चेक करने के लिए कि मेरे पास पेमेंट आया ही नहीं है। मैंने सर से ट्रिपल से भी कॉल किया कि सर मेरे पास अभी तक पेमेंट आया नहीं है, और वहाँ से 100% कर दिया गया। उनका बैंक का मेरे पास मेल आता है रॉयल फॉरेन एक्सचेंज से कि सर आपका एक FDA सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो FDA सर्टिफिकेट के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था क्योंकि यूएसए में ही चलता है सर्टिफिकेट। ये बायर कहाँ का था? ये दुबई का बायर था। दुबई का ही बायर था? ये पहला बायर था जो दुबई का, ये जो मेरे यहाँ डील हुई है उससे पहले का बायर। ओके, पहला बायर जो था उसने ये बैंक से आपको ईमेल और 100% एडवांस देने की पूरी कंप्लीट हमारी नेगोशिएशन हो चुकी थी। पर क्या ईमेल आई बैंक से? उनका मेरे बैंक से आया कि आपको एक FDA सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और वो FDA सर्टिफिकेट आपको हमें भेजना पड़ेगा। तो कौन सा सर्टिफिकेट? FDA सर्टिफिकेट जो अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं, फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन, उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो US कंपनीज के ही लिए ज़्यादातर होता है। तो बैंक ने आपको क्यों लिखा? वो तो बायर को बोलना चाहिए कि FDA दो हमें। क्योंकि वो बैंक मुझे ये बोल रहे थे कि बायर ने तो पेमेंट कर दिया है बैंक को, उनको बोल दिया रिलीज करने के लिए। बायर ने बोला कि अगर आप हमें FDA सर्टिफिकेट देते हो तो देन मैं इसको रिलीज करता हूँ यहाँ से पेमेंट। फिर क्या हुआ? तो मैंने सर से कॉल किया कि सर ये FDA सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो अपेडा का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है। SGS है दूसरा अगर टेस्ट का देखा जाए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अपेडा का सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा सर भी बोले कि ठीक है अपेडा का है लेकिन अमेरिकन में FDA सर्टिफिकेट चलता है। तो मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की कि ये है क्या चीज़। तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे आप टाइम दीजिए, मैं FDA सर्टिफिकेट बनाता हूँ। और उन्होंने टाइम मुझे दिया 10 डेज़ का, और वो FDA सर्टिफिकेट बनने में लगता है 30 से 40 दिन। 30 से 40 दिन लगता है FDA बनने में। तो वो मेरे पास इतना टाइम था तो ऑब्वियस सी बात है वो कैंसिल होना ही था। और जब मैं इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किया तो सर ने मुझे बोला कि जो FDA सर्टिफिकेट का ये सब कुछ होता है ये बाहर ही क्लियर कर लेता है, अगर ये बैंक करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेक है, इसलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सर से पता किया सब, तो उन्होंने बोला कि FDA सर्टिफिकेट बाहर कंफर्म करता है, अगर बैंक कर रहा है तो फेक हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अपने पास तो टाइम भी है। और उनका एक कंडीशन और थी, मैंने ये कहा कि सर मैं FDA सर्टिफिकेट बाहर से बनाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर से नहीं, हमने जो लिंक दिया है आप उसी लिंक पे बनाओगे। ऑलराइट। जब मैं उस लिंक पे गया तो उस पर सबसे पहले पेमेंट का आ रहा था, नीचे देखा तो वो 54,000 का था। US डॉलर नहीं, 1000 रुपीज, इंडियन रुपीज। अच्छा। यानी कि वो पे करो तो आपको पेमेंट 100% मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही कॉशन से करनी है। बायर मिल गया तो उसमें शांति से हमें आगे बढ़ना है। हम 2 ही चीज़ बोलते रहते हैं, श्रद्धा रखो हो जाएगा। ये पहला बायर था तो ये उसमें फंस नहीं गए, 100% पेमेंट भी हाँ कर दी, फंसे नहीं, शांति रखी, श्रद्धा रखा और सबूरी। ये 2 चीज़ें हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए। और उनका हो भी गया, नेक्स्ट बायर जो मिला उनका हो भी गया, तो ये हमें सीखना है। तो उसके बाद फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। वही चीज़ स्टार्ट की कि अब मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं मेल्स वगैरह ही कर रहा था। ओके। तो मैंने फिर विजिट करना स्टार्ट किया जगह जगह पे कि क्या किस तरीके से होता है। कहाँ पे विजिट की? तो मैंने वापस से ये अहमदाबाद था, सॉरी करनाल, और वहाँ पंजाब मैंने किया था। सेकंड मेरा वेस्ट बंगाल का रहा। वेस्ट बंगाल जब हम गए थे तो मेज का वहाँ पे हम लोगों ने किया, मेज का किया। ओके। लेकिन वो सक्सेस वहाँ का ज़्यादा नहीं रह पाया। फिर इसके बाद मैंने जो जयपुर के अंदर जितनी भी शराब फैक्ट्रीज है मैंने वहाँ विजिट की। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो राइस है, राइस की छोटी छोटी टुकड़ियाँ, मतलब जो ब्रोकन राइस है, ये शराब में यूज़ किया जाता है, जो वेस्टेज होता है मैक्सिमम।
तो मैंने वहाँ विज़िट की, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से मंगवाते हो, क्या रेट है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ मैंने ब्यौरा एक बार राइट डाउन कर ली। वेरी गुड। फिर मैंने मेरे मिलर से पता किया कि सर मुझे ये वाला ये चाहिए और इसकी क्या ब्रोकन राइस ही चाहिए। हाँ, इसकी क्या रेट पड़ेगी, इसका लोकेशन यहाँ पे आप मुझे क्या रेट दोगे। जब मेरे को उन्होंने जो रेट दी वो उसमें मुझे थोड़ा कम बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि उनकी रेट में थोड़ा कम बेनिफिट था। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करता हूँ, कोशिश करते हैं। तो मैं उस चीज़ में कोशिश की कि ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कम मुझे मार्जिन मिल रहा था। तो फिर मैंने और भी मिलर से बात करने की कोशिश की कि सर मुझे ये ब्रोकन राइस ही चाहिए, मुझे राइस चाहिए और ये यहाँ ऐसे यूज़ होता है और मुझे यहाँ तक की रेट बताना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपका ही होगा। तो मैंने 1-2 सारा फैक्ट्रीज़ के अंदर मैंने कंटेनर मंगवाए। फिर उसके बाद में अभी चल रहा है प्रोसेसिंग, कोशिश कर रहे हैं उसमें। तो उसमें आप कहाँ पे भेजोगे? मैं इंडिया में डोमेस्टिक। अच्छा, ये एक अलग बिजनेस जो आप साइड में करना चाह रहे हो, जिससे आपका घर खर्च निकलता रहे, और एक्सपोर्ट आप अभी राइस में ही कर रहे हो। कितने कंटेनर्स आपके गए राइस के? मेरा राइस का 100 टन का था, लेकिन मैंने 20 फीट का एक कंटेनर भेजा है फिलहाल, और 5 कंटेनर फाइनल हुए थे। तो अभी उनका रिप्लाई जैसे नहीं आया, क्योंकि 4 कंटेनर उनको और भेजना है एज ए एग्रीमेंट। तो जैसे उनका रिप्लाई मेरे पास आता है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने 100 टन्स का ही किया है, पर हमने 20-20 करके हम भेजने वाले हैं। वेरी गुड। आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर जो ये समझते कि एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, इसका मतलब है कि उन्होंने नॉलेज पूरा नहीं लिया है। वेरी गुड। और जिन्होंने नॉलेज नहीं लिया है उन्हीं को ये टिपिकल लगता है। अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आप ट्रिपल ज़रूर ज्वाइन करें, आपको ये एहसास होगा कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसेंस रखना होगा, मेहनत करनी होगी, और पैसेंस और मेहनत से ही आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप सेकेंड डे आप ड्यूरिंग द क्लास 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हो सकता है, डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्किंग पे होगा। लेकिन अगर आप चाहते कि मुझे नहीं हो पा रहा, ये डिमोटिवेट अगर आप हो रहे हो, तो वो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इसमें पैसेंस की रिक्वायरमेंट तो होती है। अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट, मैं किशन की बात रिपीट कर रही हूँ कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है कुछ भी वजह से, और आप थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हो, तो आपने कहीं ज़रूर कम मेहनत की है, वो आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ पे मेहनत कम की है। आ जाइए IIIA में, आपको लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम आपको हेल्प डेस्क है, आई सपोर्ट है, और आप सेशन रिपीट भी कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, और IIIM की मदद मिल सकती है। डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। जैसे किशन ने कहा, पेशेंस रखिए और हार्ड वर्क जारी रखिए। तो थैंक यू वेरी मच किशन, आज हमारे पास आप यहाँ आए, अहमदाबाद आए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आए। और जयपुर से किशन अटल हमारे साथ हैं आज, और एक्सपोर्टर बन गए हैं। एक्सपोर्टर के साथ साथ डोमेस्टिक में भी वो काम करते हैं, और डोमेस्टिक में काम करते करते वही चीज़ फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज हु वांट टू बिकम एन एक्सपोर्टर। हमारे खुशियाँ, हमारे शुभेच्छाएँ आपके साथ हैं। मैं इस साथ आप सबको दीपावली और हमारे जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसके लिए आपको और आपके फैमिली को हैप्पी दिवाली और शुभ दीपावली का संदेशा दे रही हूँ IIIM की ओर से। आभार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।